हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप सभी के सामने आया हूं सिर्फ आप सभी की रिक्वेस्ट पे, इसलिए कि मैं आप सभी को बता पाऊं कि मेरी जेआरएफ क्रैक करने की जर्नी कैसी रही और आप सभी कैसे यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन रास्ता था और आसान कुछ भी नहीं होता है। हमें जब अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, फिर हम दिल से मेहनत करते हैं। और जब हम दिल से मेहनत करते हैं, वो कहते हैं ना कि दिल से आप किसी चीज को चाहो तो कायनात भी उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। सेम उसी प्रकार से क्या क्या मैंने ऐसा किया जिससे मैं जेआरएफ के पास तक पहुंच पाया। देखिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई जा रही है और आप सभी को मैं समझता हूं कि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस जर्नी को क्रैक करेंगे। तो चलिए, मैं आगे आप सभी को वो चीज भी बता देता हूं। देखिए, किसी भी मैं अभी चालू करने के पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि किसी भी चीज के सफल होने के लिए एक दिन नहीं लगता, लेकिन वो हर एक दिन जो सफलता के लिए किया जाता है, वो स्टेप जो हर उस सफलता के लिए लिया जाता है, वो हर एक स्टेप मायने रखता है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक स्टेप में सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप जब कंटिन्यूअस उस चीज के लिए लगे रहते हैं तो आपको जरूर एक ना एक दिन वो सफलता मिल जाती है। देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी देख सकते हैं कि यहां पर जब हम बात करेंगे कैसे, मैं पैटर्न वाइज में यहां पे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जर्नल पेपर की कि आप कैसे जर्नल पेपर को पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पेपर टू की। फिर हम आगे बात करेंगे अपने टाइम टेबल की कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना है। फिर हम आगे जो हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, देखिए मैं आपको सच बताऊं, बहुत लंबा प्रोसेस है। मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जेआरएफ एक दिन में नहीं होता है, तो उसके लिए डेली मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना डेली मोटिवेशन के आप, मैं कह रहा हूं, कंटिन्यूस 15 दिन पढ़ाई नहीं कर सकते। 15 दिन तो छोड़िए, एक हफ्ता पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन का कितना बड़ा रोल है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। साथ में आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बताएंगे। और अपना हमारा जो हफ्ते का वीकली एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो मैंने यहां पे लिखी है वो पढ़ के सुनाऊंगा कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वॉट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। कि आपका भविष्य इस चीज पे निर्भर है कि आप आज क्या करते हैं, कल क्या करते हैं उस पर निर्भर नहीं। तो आज जो आप करेंगे उस पर आपका भविष्य निर्भर है और आज से ही हमें पढ़ाई चालू करनी है। तो कैसे पढ़ना है, चलिए जानते हैं। देखिए, जनरल पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो यूनिट वाइज है, वो मैंने यहां पे आपको लिखा है। देखिए, मैंने जो जनरल पेपर की पढ़ाई की थी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सबसे फेवरेट मेरे सर जो हैं वो रजत सर हैं, जो कि अनअकैडमी के थ्रू पढ़ाते हैं। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बहुत हेल्प ली, जैसे कि अनअकैडमी नाम लिया, यूजीसी अड्डा नाम लिया। ऐसे कई सारे यूट्यूब पे भी आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं। अब एक चीज, मेरे काफी जो मित्र हैं वो संस्कृत मीडियम से मित्र हैं, मतलब जो उनका सिलेबस ही पूरा संस्कृत का है, वो संस्कृत से बिलोंग करते हैं। तो उनको इंग्लिश में चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इंग्लिश में समझना तो पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब आप नेट क्वालिफाई करने के बाद में रिसर्च के लिए आगे जाएंगे, पीएचडी करेंगे, कहीं जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो अब आपका जो ये बहाना है, कौन सा बहाना, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आई एम सॉरी बडी, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये आप अगर ये बोलते हैं कि हम तो भारतीय हैं, इंग्लिश से हमारा क्या नाता, लेकिन ये आपका सच छुपाने के लिए, कौन सा सच कि आपको इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए तो आप तर्क दे सकते हो, पर भविष्य में आपको अगर सच में कुछ करना है तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों, जैसे मैंने अनअकैडमी और अड्डा की बात की, ये दोनों में जो टीचर्स हैं वो आपको बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। यहां पे मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, दिल की बात कह रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूं। अनअकैडमी पर जब रजत सर ने मुझे यहां से
कम्युनिकेशन के बाद अगर मैं रीजनिंग रीजनिंग पढ़ाई, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया, आईसीटी पढ़ाया, मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जिस प्रकार से रीजनिंग को इजी बना दिया, क्योंकि एक आपको मैं एक तरीके से टिप जो कि मैं लास्ट में देने वाला हूं, लेकिन उसकी एक झलक पहले बता देता हूं कि फर्स्ट पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस फ्री के मिलते हैं। 10 क्वेश्चन इक्वल्स टू 20 मार्क्स आपको फ्री के मिलते हैं, जो आपको जेआरएफ दिलवाएंगे। वो क्या होते हैं? वो सबसे पहला होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि टेबल डीआई के तौर पे आता है। अब जब टेबल डीआई के तौर पर डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा और आप उसके पांचों के पांचों चीज करेक्ट कर लेंगे, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया पर ठीक है, पांचों की पांचों चीज आप उसका सही कर लेंगे, तो एक तरीके से मैं ये मानता हूं कि आप जेआरएफ के और करीब पहुंच जाएंगे। आज मेरे पास पैड नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर डिजाइन यहां पे नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आप इसके थ्रू आगे कर सकते हैं। चलिए, तो हम कहाँ थे कि डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स देंगे और बहुत इजी होता है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे डाटा इंटरप्रिटेशन, पेपर 1 में आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अगर आप चाहें तो थोड़े पैसे खर्च करके या 2-4 लोग मिलके अनअकैडमी या अड्डा का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कर दे, मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा, कि आप कैसे आईडी वगैरह, कैसे आप कौन सा बैच लेना चाहिए वो मैं बता दूंगा। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब आपको टेबल डीआई, डेली एक टेबल डीआई करनी है। डेली एक टेबल डीआई करने में स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे 10 हो जाएगा, धीरे धीरे 5 हो जाएगा। मैंने ऐसी बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके टेबल डीआई मेरे सारे ही सही गए। इस बार भी पेपर 1 में जो मेरे क्वेश्चंस थे उसमें डीआई पांचों की पांचों सही थी। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन से क्वेश्चंस? लॉजिकल रीजनिंग वाले, ठीक है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं वो वाले, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, टाइम वर्क फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस हो गए, और भी जितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपको सब रजस्तर पढ़ा देंगे। आईसीटी रजिस्टर पढ़ा देंगे, आप छोड़ दो उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अख्तर सर हैं, अख्तर सर जो कि अड्डा पे पढ़ा रहे हैं आजकल, अभी वो न्यू टीचर हैं। इसके पहले अंशिका मैम पढ़ाती थी, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत प्यारा पढ़ाती थी, हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट ये बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अब वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गई हैं, वो कहीं और पढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएंगी। और साथ साथ में मसरूर अख्तर सर हैं, वो जो उनके द्वारा पढ़ाया गया पीपल डेवलपमेंट, ठीक है, और उनके द्वारा पढ़ाया गया हायर एजुकेशन, जो जितना मेरे अंदर समा गया, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, पीडीई और हायर एजुकेशन, मसरूर अख्तर सर ने मुझे लास्ट के 1 महीने में, एग्जाम देने के 1 महीने पहले तक मैंने उनकी उनकी क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से की थी। जितनी भी मैराथन क्लास ली थी वो बहुत मुझे इम्पैक्ट पड़ा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे कोई सिलेबस डिस्कस करने नहीं आया हूं, आपको बता रहा हूं कि आप किस चीज पर फोकस करेंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई मीन टू से, आपको ये चीज तो पढ़नी ही पड़ेगी। आईसीटी बहुत सिंपल चीज है, आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। और ये जो पूरा सिलेबस है, देखिए यहाँ पे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात को अभी थोड़ा सा 2 मिनट बाद बोलूंगा, लेकिन इतना जो पूरा सिलेबस है ना, आपको अगर किसी की हेल्प से आप पढ़ सकते हैं तो अनअकैडमी या अड्डा में आप बैच ले लीजिए, आप इजीली पूरा पेपर 1 कवर कर लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखिए बहुत लोग यहीं पे आके गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो निग्नेक्ट करते, कहते हैं अरे पढ़ के ही तो देना है आंसर, मुझे पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है, कितना मुश्किल होगा ये। पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। क्यों? 5 मार्क्स फ्री के हैं। 5 हमने टेबल, ये क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में मिल गए 5 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिल गए, पैराग्राफ लिखा है और उसको उसमें से पढ़ के आंसर देना है। भाई इतना ही इजी होता तो यूजीसी नेट वाले क्यों रखते उस चीज को? यहां पे लोग मुझसे बोलते हैं कि अगर हम ये वहीं के वहीं कर लें तो कैसा रहेगा। आप वहीं के वहीं करेंगे तो 5 में से सिर्फ 2 मार्क्स आएंगे, वो भी तुक्के से, ठीक है। इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आप अपने अपने लेवल पे किसी बुक के माध्यम से, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वो भी टेबल डीआई, आपको ये 2 चीजें रेगुलर बेसिस पे डेली करनी है। अच्छा, डेली कब तक करनी है?
जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो क्या मैं डेली डेली करूंगा तो लाइक बोर नहीं हो जाऊंगा, या उसमें मतलब क्या नया बचेगा? भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप वो 10 मार्क्स पर उतनी अच्छी पकड़ बना पाओगे। मैंने खुद 6 महीने प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए, ये हो गया पेपर 1 का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 के लिए देखिए, मैं तो देखो संस्कृत वाला विद्यार्थी हूं, इसलिए संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने लाइक डाउनलोड किया है, मैं इसी से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्या है कि देखो 10 यूनिट है। ये आप अगर पेपर 2 में आपका कोई और सब्जेक्ट है, 73 कोड के अलावा 25 कोड है, या फिर हो सकता है आप किसी अन्य विषय से हो और मेरी जो क्लास है, आप मेरी जो लेक्चर है ये देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस पार्ट को, जो 5-10 मिनट का पार्ट है, आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक, क्योंकि यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करने आया हूं, तो आप स्किप भी करेंगे, आप स्किप भी नहीं करेंगे तो आपको काफी चीज इससे अच्छी नहीं सीखने मिल जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि जो पेपर 2 है, 73 कोड वालों के लिए, आपके लिए बात कर रहा हूं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि पेपर 2 बहुत वास्ट है। आप सभी भी नाराज होंगे, पिछले 2 साल से पेपर जो है वो नए नए तरीके से आ रहा है, और हम कहते हैं कि भाई नया नया आ रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरे मित्र जो हैं अंबुज मिश्र जी, उनकी आनंद ज्ञान मयूख करके ये जो पुस्तक है, मैं सभी को बोलता हूँ, सभी कहते हैं इसमें तो विषय अभी और संशोधन होना बाकी है, अपग्रेड होना है। तो अपग्रेड होगा, वो अभी भी होगा अपग्रेड, क्योंकि जितने नए नए प्रश्न आएंगे वो भी इसमें टॉपिक ज्वाइन होगा। लेकिन जब आप इनकी मेहनत देखेंगे, इनका प्रकाशन देखेंगे, और इनके द्वारा इस 626 पेजेस की इस किताब को आप पढ़ेंगे ना, तो आप, मैं कह रहा हूं, बहुत कुछ इसमें से आप मान ले सकते हैं। इसमें हर मतलब तरीके को उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, लोड हो रहा है, तो हर तरीके से आप अगर पहली यूनिट से आखिरी यूनिट तक आप सारा एक बार पुस्तक देखिएगा। आपके पास अगर ये पीडीएफ नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भेज सकता हूं। देखिए, हर साल जो प्रश्न आते हैं उनको ये लगाते हैं सही प्रश्न, और बहुत मेहनत से इन पढ़ाते हैं। तो आपको ये पुस्तक जरूर देखनी चाहिए। पेपर 2 इसमें से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। मतलब अगर 100 में से 50 क्वेश्चंस मैं बोलूं तो आप इस बुक से निकाल के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पूरी बुक पढ़ी है। और मैंने भी पूरी बुक पढ़ने के बाद इसको, काफी ऐसी मटेरियल था मुझे कि जो मुझे अन्य बुक से बहुत बेहतरीन लगा। पहली चीज, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपनी जो मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे अच्छा लगा है, वो बता रहा हूं। अब जो ये अलग अलग इकाइयां हैं, ठीक है, अब इसमें से आप किसी ना किसी एक विषय से आपने आचार्य किया होगा। ठीक है, आचार्य करने के बाद में आप अब यूजीसी नेट का जो है वो पेपर देने वाले हैं, जेआरएफ के लिए देने वाले हैं। तो आपसे भी किसी एक विषय में मास्टर होंगे, आप सब में मास्टर नहीं होंगे। तो आपके मन में आएगा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा तो ये विषय नहीं है। मैं, जैसे मैं बोलूं मैं साहित्य का हूं, तो मैं धर्मशास्त्र क्यों पढूं, मैं न्याय क्यों पढूं, मैं ज्योतिष क्यों पढूं, मैं व्याकरण क्यों पढूं? और व्याकरण में तो मेरी बुद्धि वैसे भी नहीं चलती, तो मैं उस चीज में मेहनत करूं क्यों? तो इसलिए, क्योंकि आप आगे जाके एक रिसर्चर बनेंगे, और रिसर्चर का मतलब ही होता है नवीन तत्वों का उद्घाटन करना, उसका, उस पर शोधन करना, उसको समझना, दूसरों तक पहुंचाना। इसी को रिसर्चर कहते हैं, और यही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में आपको बहुत काम आने वाला है। अब इसमें जैसे कि आप अगर हर इकाई में देखेंगे, तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप ढूंढिए। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप वो किताब से पढ़िए, या फिर कोई ऐसी किताब ले लीजिए, या किसी का कोर्स। आप एक एक टॉपिक को उठाएंगे ना, जैसे वैदिक साहित्य सामान्य परिचय। अब वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय कहाँ मिलेगा? वैदिक साहित्य का जहां पे सामान्य परिचय जिस पुस्तक में लिखा होगा, जो विषय आपको ऑनलाइन आप ढूंढ रहे हैं अगर, या किसी लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो वहां मिलेगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, 4 वेद हैं, चारों वेदों में अलग अलग ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। ठीक है, आप वो सारे सबके नाम याद करेंगे, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। ठीक है, ये सब याद करोगे, सबके नाम याद करोगे, तो ये जो है आप अलग अलग विषय अलग अलग जगह से, साइट से आप ढूंढ भी सकते हैं। मैं सिर्फ एक इकाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक इकाई की बात कर रहा हूं। इसमें से मुझे सबसे इजी क्या लगता है, वो लगता है मुझे सबसे पहले ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष में सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। ठीक है, या आप उस चीज को एक बार कंठस्थ कर लेंगे तो आपको
आसान पड़ेगा और सबसे आसान लगता है ज्योतिष। उसके बाद पुराण इतिहास, इसमें मानता हूं कि पुराण के डीप क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, पर आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप, हाँ, समय लगेगा पर आप उस चीज को बेहतर कर पाएंगे। धर्मशास्त्र में देखिए, मुख्यतः याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति, इन दोनों से प्रश्न आते हैं मुख्यतः। धर्मशास्त्र जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो आप जब इसमें देखेंगे, ठीक है, तो आपको मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, और गौतम का धर्मशास्त्र, इन जो मूल मूल ग्रंथ हैं, आप अगर इन ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो आपका काम ये हो जाएगा। ठीक है, मीमांसा के लिए मीमांसा परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्याय वैशेषिक, आप इस दर्शन को पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर यूनिट का जो एक तरीके से निचोड़ है, वो जो मेन मेन चीजें हैं, वो अंबुज भाई ने इस पीडीएफ में रखी हुई हैं। ठीक है, आप इस जो ग्रंथ है आनंद ज्ञान मयूख, जो कि अंबुज जी ने लिखा हुआ है, आप इसको ऑनलाइन जो आप ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है सब कुछ। और इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको आप पूरा एक पेज से लेकर और आखिरी पेज तक पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। मैं सभी को यही प्रेरित करता हूं। देखिए, समय आपका बहुत ज्यादा मैं इसलिए ले रहा हूं, देखिए जानबूझ के ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जेआरएफ क्रैक करना है भाई, आसान थोड़ी है। और आप बोलोगे कि 2 मिनट में सब बता दो, तो वो इजी नहीं पड़ता। ठीक है, अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? देखिए, एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी के लिए उसका समय सारणी का होना और उस पर काम करना, उसके अनुसार चलना बहुत आवश्यक है। समय सारणी कैसी होना चाहिए? जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैंने कितने घंटे पढ़ाई की? सच बताऊं या झूठ बोलूं? सच बताऊं तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने पिछले साल कंटिन्यू 4 महीने पढ़ाई की। 4 महीने कैसे पढ़ाई की कि दिन के 10 घंटे पढ़ाई की। ठीक है, फिर उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। फिर नेट क्वालिफाई होने के बाद में मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया। ढीला क्यों पड़ गया? क्योंकि मैंने सोचा कि ये नेट तो हो गया है, तो थोड़ा आराम बनता है। और मैं जब कंफर्ट जोन के अंदर फंस गया, क्योंकि कंफर्ट जोन आप अगर जानते हो, जहां पे आप कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे मेरा घर, तो घर पे मैं कंफर्ट जोन पे था, किसी ने मुझे बोला नहीं कि आप पढ़ाई करो, तो मैंने पढ़ाई की भी नहीं। और कोई प्रेशर था नहीं। फिर लास्ट 4 महीने पहले, एग्जाम के 4 महीने पहले मुझे दोबारा होश आया, मैंने कहा इस बार जेआरएफ निकाल ली है। फिर 10-10 घंटे पढ़ाई की। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर मुझसे अच्छा बनकर, ठीक है, डेली डेली आज से ही 3 घंटे 4 घंटे, अभी मैंने 7 घंटे का पूरी एक्टिविटी रखी हुई है। और आप इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल देखिए। आप सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, लेकिन पढ़ने का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? कि अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपके पास समय है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जितने बजे सोकर उठते हैं उसके बाद ये पूरा टाइम शेड्यूल बना लीजिएगा। सुबह का शाम का आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। कैसे? सबसे पहले तो सुबह उठ के क्या करना है, जब आपका जो पहला घंटा रहेगा पढ़ने का, टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहला घंटा जो आपका रहेगा पढ़ने का, उसमें आपको अपने जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट आपको याद हैं उनको रिवाइज करना है। कैसे? सबसे पहले मान के चलिए कि आपको, मैं वेद से चालू करता हूं, कि आपको जो चार वेद हैं, चारों वेद के आपको सबसे पहले क्या, उसमें कितने सूत्र हैं, कितने मंत्र हैं, ठीक है, फिर उसके प्रणेता कौन है, फिर उसमें ब्राह्मणारण्यक उपनिषद ये है, फिर सूत गृहसूत्र वगैरह ये है, सबके नाम बिल्कुल क्लियर वाइज आपको सब याद करना है। और जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं आप याद करेंगे पूरे दिन जो पढ़ने के बाद, उसको रिवाइज करने के लिए सुबह का 1 घंटा चाहिए। ठीक है, अब आपने जब रिवाइज कर लिया, आपका जो दिमाग था, जो एक्टिव दिमाग था, क्यों? क्योंकि आप रात में सोए, सोने के बाद में आप फ्रेश माइंड से उठे, तो आपका ध्यान जो रहता है वो बहुत मजबूत रहता है। अब जब आपने उस चीज को ध्यान कर लिया, आपका माइंड हो गया एक्टिव। और जब वो एक्टिवेट हो गया आपका माइंड, उसके बाद आप न्यू टॉपिक्स के लिए आप जा सकते हो। अब सबसे पहले मैं बोलूंगा, देखिए पेपर 1 बहुत इजी होता है, इसलिए आपका माइंड जब ज्यादा एक्टिव हो तो आपको पेपर 2 के पीछे जाना चाहिए। क्यों? आपका खुद का विषय है,
आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे से समझ सकते हैं। तो करीब 2 घंटे का एक आप पीरियड बनाइए जिसमें आप उस पेपर के बारे में नए टॉपिक्स को पढ़ पाए। अब वो नए टॉपिक्स कहाँ से पढ़ेंगे? संस्कृत वाला विद्यार्थी, उसको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप आनंद ज्ञातमय युग से पढ़ लीजिएगा, या फिर किसी मूल ग्रंथ से। देखिए अभी प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं, लोग मूल ग्रंथ पढ़ना ज्यादा उचित समझते हैं, तो आप मूल ग्रंथ खोजिए, मूल ग्रंथ से पढ़िए। दूसरा, जब आपके 2 घंटे हो जाएंगे, उस 2 घंटे के बाद फिर आपको 2 घंटे पढ़ना है। अब आप बोलोगे इतना लंबा सेटिंग कैसे अरेंज होगा? तो बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय वाय पीने के लिए उठ जाइए, नाश्ता करने के लिए उठ जाइए, खाने के लिए उठ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो चले गए, वापस नहीं आए। वापस आना है आपको। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ब्रेक बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है। उसके बाद आप वापस आके 2 घंटे की आपको क्लासेस करनी है पेपर 1 की। वो कहां से करेंगे? तो मैंने बताया, आप अगर जो कोर्सेज हैं वो परचेस कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ेंगे। बहुत इजी पड़ेगा, मैंने वहीं से पढ़ा। 2 महीने भी नहीं लगे मुझे, 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस फिर से कंप्लीट हो गया A to Z पेपर 1 का। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए मैंने, मैराथन क्लासेस की, तो सब कवर हो जाता है। इसलिए आप वो 2 घंटे आप आराम से जनरल पेपर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको पढ़ने का मूड है और आपके पास टाइम है, तो फिर आप पेपर 1 को कवर कर सकते हैं, पेपर 2 को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है, रेस्ट लेना है, तो आप 2-3 घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, सो सकते हैं। अब मोस्टली मैंने देखा है जो पेपर 2 73 कोर्स संस्कृत ट्रेडिशनल है, वो 3 से 6 के बीच में होता है। आप अगर 25 कोड वाले हो तो आपका मॉर्निंग में 9 से 12 होता है, तो आप 3 घंटे वहां। जिस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम होता है, उस टाइम पीरियड में उन 3 घंटे में आपको क्या करना है? आपको देना है मॉक पेपर। अब क्या डेली डेली देना है या स्टार्टिंग से ही देना है? तो नहीं, आप स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने अपना जो है, अभी अभी अगर आज से पढ़ाई कर रहे हैं चालू, तो 2 महीने 3 महीने तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर 2-3 महीने बाद जब आपके एग्जाम में 2 महीने बचेंगे या 2.5 महीने बचेंगे, तब आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे, वो भी फुल कंप्लीट पेपर, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। कहां से देंगे? तो देखिए, ये थोड़ा सा दुख का विषय है कि 73 कोड ऑनलाइन कोई पढ़ाता नहीं है, या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको जो 73 कोड का पेपर है वो आपको डाउनलोड करके ऑनलाइन, फिर एक कॉपी लेके बैठ जाइए और वो पेपर चालू कर दीजिए, और आंसर्स जो है वो कॉपी में लिखना चालू कर दीजिए। फिर बाद में मिला लीजिएगा 1 घंटे का समय निकाल के। ठीक है। लेकिन अगर आपका 25 कोड है या आप अन्य किसी विषय से हैं, तो यूजीसी अड्डा या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म्स पे मॉक पेपर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स, फुल लेंथ पेपर वाले, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो आपको डेली देना है। मैंने भी दिया है, मैंने डेली किया है। 73 कोड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे परेशानी हुई थी, पर फिर भी वो परेशानी का सामना करते हुए मैंने पेपर किया, और पेपर करने के बाद उसको मिलाया। क्योंकि 73 कोड का पेपर अवेलेबल नहीं होता है, तो मिलाने में समय लगता है, फिर आपकी गलतियां देखने में समय लगता है, तो ये चीजें मांगती हैं समय। और आपके पास आखिरी 2 महीने में समय होता नहीं है, तो वो समय कैसे निकलेगा? पढ़ाई पहले से करके, सिलेबस पहले से कंप्लीट करके। आखिरी वक्त के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मत बैठिएगा। फिर उसके बाद रात में क्या करें? देखिए, रात का वक्त, क्योंकि आप सुबह से उठे होते हैं, दिमाग फ्रस्ट्रेटेड होता है, कुछ चीजें चढ़ती नहीं है, तो रात के समय में ऑनलाइन जो मैराथन क्लास होते हैं, PYQs होते हैं, वो बात सारी चीजें होती हैं, वो मैं करता था। ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेशन हो गए, मैराथन क्लासेस हो गई, और ऑनलाइन PYQs हो गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। तो आप वो देख सकते हैं। रात का समय ऐसे यूटिलाइज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा, उठ के भाग गए। बिल्कुल नहीं। पढ़िए, जो जिन चीजों में दिमाग कम लगे वो पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, आप मोटिवेशन होके ये वीडियो देख रहे हो और बोलोगे चलो कल से पढ़ना चालू, और 1 हफ्ते पढ़ोगे फिर सब ठुस। तो अंदर से कैसे पढ़ाई निकलेगी? वो है मोटिवेशन। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो मेरे पिताजी पूर्ण सक्षम हैं, उनका अच्छा बिजनेस चलता है। ठीक है। उनको पैसे का ऐसा अर्जेंसी नहीं है कि बेटा तू कमा के ला करके। ठीक है। फिर भी मुझे
अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, ठीक है, ना मुझे घर पे कोई काम करने बोल रहा था, ना कोई कुछ करने बोल रहा था, मैं फ्री बैठा था, टीवी देखता था, नेटफ्लिक्स देखता था, ठीक है, और सच में देखता था, और मतलब टाइम वेस्ट करता था। तो अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे आई मुझे, डेली अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखता है? ठीक है, देखिए, अगर आप पैसे लवर है, मनी मनी तो सबको पसंद होती है ना, तो जेआरएफ अगर आपकी क्रैक होती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 5 साल में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। मतलब कितना मिलता होगा? करीब 25-30 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर आप को वो मोटिवेशन देता है, पैसे मोटिवेशन देता है, तो दीवार में चारों तरफ लिख लिख लीजिए, पेपर मतलब लिख के प्रिंट आउट निकलवा के लगा लीजिए दीवार पे। मैंने भी लगा के रखे थे। कैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ क्वालिफाइड, ये लिखा था। और अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन मनी से रिलेटेड चाहिए तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 30 लाख 30 लाख 30 लाख लिख लीजिए। तो अंदर से गोल आएगा। मजाक कर रहा हूं, पर मजाक नहीं भी कर रहा हूं, मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है कि आपको मोटिवेशन क्या देगा, ठीक है। इसके बाद डेली मोटिवेशन के लिए और प्रोडक्टिविटी टिप्स के लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए भी लिखे हुए हैं कि 3 ऐसे छोटे छोटे गोल आप डिसाइड कीजिए जो आप डेली कर सकते हैं। मतलब कैसे गोल्स? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा है कि मुझे 20 एमसीक्यू करने हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करूंगा, या फिर मान के चलिए कि आप डेली एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई छोटे मोटे गोल्स आप बना सकते हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मोटिवेशन बनी रहेगी। अब आपका ना, जैसे पढ़ाई जब करते हैं तो सेशन लंबे होते हैं। कैसे सेशन लंबे होते हैं कि एक एक घंटे 2-2 घंटे तक बैठे हैं हम एक ही जगह पर, तो बॉडी है, इंसान की बॉडी है, थक जाती है, ठीक है। तो आप ना ऐसे 5-5 मिनट के बीच में ब्रेक ले लिया कीजिए। कैसे कि मैं जो जब करता था पढ़ाई तो मैं 5 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की, ईयर प्लग्स लगाए, बढ़िया सॉफ्ट सा कोई गाना लगाया और 5 मिनट का आराम किया, ठीक है। उसके बाद मुंह धोने चला गया, मुंह धो के बैठ के पढ़ लिया, और फिर दोबारा से उसी एनर्जी के साथ में वापस पढ़ाई चालू कर ली। बीच बीच में कुछ कुछ खाने के लिए भी रखिए। क्यों? आप तो बोलेंगे देखिए मैं वेद पढ़ रहा हूँ, पुराण पढ़ रहा हूँ, कैसे खा सकता हूँ? 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक में आप कुछ चटपटा खा सकते हैं और कुछ वैसे खा सकते हैं जो आपको मतलब अंदर से एनर्जी दे आपको, ठीक है। पानी पी के फिर वापस पढ़ने बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स हो जाओगे आप, ठीक है, इसलिए बोल रहा था। फिर उसके बाद में इवनिंग इवनिंग रिफ्लेक्शंस। वो क्या चीज होती है? इवनिंग रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मैंने क्या सीखा और अब मुझे आगे क्या सीखना है, मतलब मैंने अभी तक क्या पढ़ा और मुझे आगे क्या पढ़ना है। ये थोड़ा सा आप उस चीज को जज करते रहिए, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इवनिंग रिफ्लेक्शन। फिर डेली एक्सरसाइज और शॉर्ट वॉक। क्योंकि देखिए, आप अगर इधर से मेहनत करोगे ना और इधर से बॉडी से मेहनत नहीं करोगे तो एक तो आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस आनी चालू हो जाएगी, आप अच्छे से एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो आपको डेली आधा घंटे की एक्सरसाइज, या फिर आप वॉक पे निकल जाओ तो 4-5 किलोमीटर चल के आ जाओ। ये तो आपको डेली करना है। आप बोलोगे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भले होने दो टाइम वेस्ट, लेकिन आपको वो पूरा दिन एक्टिव रखेगा। वो 1 घंटा जो आप एक्सरसाइज या वॉक में निकाल दोगे, वो आपको पूरा दिन एक्टिव रखेगा, ठीक है। चलिए, कनेक्ट विथ स्टडी ग्रुप्स और मेंटोर्स। और सबसे बड़ी चीज, आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ा सकते हैं, जो आपको मेंटोर कर रहे हैं, मेंटोर मतलब जो आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, उनसे आप कनेक्टेड रहें। जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा और आप फिर उसके अकॉर्डिंग आगे आप पढ़ सकते हैं। क्या होता है ना, मेरे मित्र जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 73 कोड वाला जो हमारा ग्रुप है संस्कृत का, जिसमें 1000 व्यक्ति हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो उतने लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं भी, आप अगर मुझे जानते हैं पर्सनली, आप भी उस ग्रुप में अगर जुड़े हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं कितना ज्यादा उस ग्रुप पे एक्टिव रहता था। एग्जाम के पहले भी पूरा, मतलब अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा है उसका तुरंत उत्तर दे रहा हूं, या मुझे कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा तुरंत पूछ रहा हूं। तो तुरंत पूछिए, तुरंत उसको रिजॉल्व कीजिए, आप कनेक्टेड रहिए उन चीजों से, ठीक है। जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप पढ़ाई में अपना वक्त दे पाएंगे, ठीक है। चलिए,
क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? पहली चीज, एक साथ बहुत सारी चीज पढ़ने की कोशिश मत करो कि मैं पेपर 1 भी पढ़ लूं, पेपर 2 भी पढ़ लूं, पेपर 2 का ये सब्जेक्ट भी पढ़ लूं, पेपर 2 का ये टॉपिक भी पढ़ लूं, ये टॉपिक दो। नहीं, एक बार में एक चीज, जितना ज्यादा एक बार में एक चीज पढ़ोगे उतना ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए। नो सोशल मीडिया 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। सोने जाने के पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि आप जब मोबाइल नहीं चलाओगे तो आप आराम से नींद ले पाओगे, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही है। ठीक है, यहां भले क्रॉस लिख दिया गलती से मैंने, पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, मैं एडिट कर दूंगा इसको बाद में। कि 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही है दिमाग को शांत रखने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो घर में टीवी चल रही है, एसी चल रही है, ठीक है, और आप 11-12 बजे तक अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो आपका ना पूरा अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि अगले 6 महीने तक टीवी फोन को थोड़ा सा यूज कम करके उतना ही यूज करें जितना आपको स्टडी के लिए यूज हो, और 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे सो लेते हैं तो बचते हैं 16 घंटे। ठीक है, 16 घंटे में से अभी मैंने जो ये टाइम पीरियड शेड्यूल बताया था वो सिर्फ 7 घंटे का बताया था, आप 8 ले लीजिए। चलिए, 8 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे फिर भी बचे ना। 8 घंटे में आप नहाना धोना खाना पीना कुछ भी, और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मत करो। 1 घंटे की एक्सरसाइज, फिर आप अपने घर वालों से बात करो, उनके साथ बैठो, थोड़ा दोस्त यार में बैठ के आओ, माइंड फ्रेश करके आओ। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे कोई, चलो पिक्चर भी देख लो, लेकिन 1 घंटे बस। तो उतना आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए उतना कर सकते हो, टाइम आपके पास में बहुत रहेगा। अगर आप कोई और काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कोई जॉब में हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो फिर आपको अपना टाइम शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब स्किप लास्ट मिनट क्रैमिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी बस रिलैक्स हो जाएं और फिर एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना चालू करें और फिर उसके बाद सब गुड़ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी से डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स। अच्छा, एक और चीज, ऐसा मतलब देखा देखी वाली चीज होती है ना कि यार उनने तो इतना सारा कर लिया, मेरा तो अभी चालू नहीं हुआ, वो ऑलरेडी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। नहीं, देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। हम किससे लड़ रहे हैं? हम किसी से नहीं लड़ रहे। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं। हम कभी मैंने तो कभी पढ़ाई जेआरएफ क्रैक करने के लिए नहीं की, पर मैंने पढ़ाई किस लिए की? मैं खुद के ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ाई की। हाँ, मैं इसलिए जरूर कर रहा था कि मेरा पीएचडी में कहीं एडमिशन हो जाए, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी थी। अब लेकिन अगर मेरा जेआरएफ क्रैक हो गया है तो वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने नॉलेज को प्रायोरिटी दी, कंपटीशन को नहीं। ठीक है, कंपटीशन तो हर जगह होता है, तो आप अगर नॉलेज को प्राप्त कर लेंगे ना, तो कोई कंपटीशन नहीं टिक पाएगा। ठीक है, चलिए। अब वीकली एक्शन जो प्लान है वो कैसे होगा? वीकली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो डाउनलोड करना है एनटीए से हमें अपने पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। जब आप पेपर 2 और पेपर 1 का सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद पहली यूनिट या आपको जो यूनिट सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, उनके एक एक चैप्टर को उठा के देखिए। मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाई थी, एक एक पॉइंट्स को उठा के पढ़ना चालू कीजिए। अब कैसे? स्टार्ट द 7 आवर स्टडी टाइम टेबल फ्रॉम मंडे। अब मंडे से ही करें क्या? आपकी वीडियो तो मैंने आज देखी है। आज कौन सा दिन है? आज तो शायद थर्सडे है, तो आज नहीं पढ़ूं? अरे भाई, वो लिखा है मैंने कि एक फ्रेश माइंड से चालू करो। कल से भी कर दो, आज से भी पढ़ लो, लेकिन मतलब लाइक फ्रेश माइंड होना चाहिए आपका कि आप, हाँ, ये निर्णय लेके पढ़ो कि मैं इस बार जेआरएफ के लिए पढ़ रहा हूं, मैं इस बार थोड़ा सा अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहा हूं। तो अपने आप को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपको डेली 2 से 3 मॉक क्वेश्चंस डेली करने हैं। अब मॉक क्वेश्चंस बोलूं या मॉक पेपर बोलूं, देखिए पेपर में तो लंबे सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि डेली 3-4 नए नए क्वेश्चंस आपको मिले ढूंढने के लिए, या मैराथन कोई क्लास मिल जाए। ठीक है, ये अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप जरूर जेआरएफ क्रैक कर लेंगे। और मैं तो आपके साथ ऑलरेडी हूं। आपको जहां भी जो भी समस्याएं आ रही हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं जानता हूं आप में से कई लोग बोर हो गए होंगे,
और जेआरएफ की जर्नी कभी इजी नहीं रहती, ठीक है। और सफलता में तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सफलता की जर्नी इजी नहीं होती है, पर मोटिवेशन आपको खुद से आएगी। आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए मैं हूं यहाँ पे। और ऐसी ही कई सारी वीडियोस अब मैं अपने चैनल पर डालना चालू करूंगा, और सब्जेक्ट से रिलेटेड डालूंगा, पेपर 1 भी पढ़ाने के लिए डालूंगा, पेपर 2 भी डालूंगा। मुझे जितना आता है मैं अपने अकॉर्डिंग, और आप लोगों से भी सीखूंगा। आप लोगों को जो चीज आती है आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे जो आता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज द एंड फॉर इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी अभी नेट निकाला है, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो लोग अपनी इतनी मेहनत कर चुके हैं, आपको बस थोड़ा और मेहनत करनी है, बस एक कदम और सफलता आपके हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। पेज फॉलो कर दीजिएगा, और लाइक वाइक के लिए नहीं बोलूंगा, बट पेज फॉलो कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें और आप सभी मुझसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और हम मिलते हैं। धन्यवाद।